ठीक, तो कल इतना देख चुके थे। अब इसके आगे कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन लिखिए। किसी चालक में 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित होते हैं। तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान एम्पियर में ज्ञात कीजिए। तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान एम्पियर में ज्ञात कीजिए। ठीक, कितना एम्पियर आएगा? तो यहां पे देखेंगे कि जो विद्युत धारा है यदि हमको निकालनी है तो हमको क्या चाहिए? तो विद्युत धारा निकालने के लिए चाहिए आवेश के प्रवाह की दर। तो यहाँ पे कुल आवेश चाहिए। ये किसका मान दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन का मान दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये। लेकिन धारा निकालने के लिए चाहिए आवेश चाहिए। तो आवेश कैसे मिलेगा? तो कल मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन की संख्या से किसको गुणा करेंगे? इलेक्ट्रॉन के आवेश। तो 10 की घात 20 ये इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो इसको क्या लिखोगे? N × E/T। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई है, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है उसके मान को यहाँ पे रख देंगे। ठीक, तो 1.602 10⁻⁻19 कूलम, और समय रखना है SI इकाई क्या है? सेकंड। तो सभी SI इकाई में ही रखना है। तो इसको सरलीकरण कर लो, तो ये दोनों कितना हो जाएगा? 10 की घात 1 हो जाएगा। ठीक, तो 10 की घात 1 हो जाएगा, 1 दशमलव, इसको गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? तो इतने एम्पियर की धारा यहाँ पे प्रवाहित हो। ठीक, समझ में आया? अगला क्वेश्चन लिखिए। किसी चालक में 10 की घात 17 इलेक्ट्रॉन प्रति 2 सेकंड की दर से प्रवाहित होते हैं। तो उसमें विद्युत धारा का मान एम्पियर में ज्ञात कीजिए। तो उसमें विद्युत धारा का मान एम्पियर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको बनाइए जल्दी से। हम्म, हो गया।
तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ घातांक चेंज हो जाएगा, बाकी तो सेम है इसमें, है ना। तो घातांक को बस यहाँ पे चेंज कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 19 है ना, ये 19 है, इधर चेंज हो गया। तो घातांक 20 की जगह कितना दिया हुआ है, 17 दिया, और समय कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2, ठीक। और 1.602 जो है, इसको भाग दे दो 2 से, 2 से भाग दे दो, उसको कितना आ जाएगा, तो 0.801, ठीक। अब 10⁻−2 है तो क्या करोगे, या तो ऐसा आंसर देगा, या फिर -2 है तो क्या लगाओगे, 2 0 लगा दोगे यहाँ पे, तो जाएगा 0.00801, ठीक। या फिर मिली एम्पियर में पूछेगा, मिली एम्पियर में, तो मिली एम्पियर में कितना होगा, 8.01 गुणित 10⁻−3 लिख सकते हो, यानी कि 8.01 क्या होगा, मिली एम्पियर, ठीक है। तो मिली एम्पियर में हो जाएगा, एम्पियर में हो जाएगा, जैसे भी पूछेगा वैसे उसको जवाब वहां पे दे सकते हो। अगला क्वेश्चन लिखिए, किसी चालक में किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा 1 घंटे तक प्रवाहित होती है, तो उसमें आवेशों का कुल मान, उसमें आवेशों का कुल मान ज्ञात कीजिए। हाँ, कैसे बनाएंगे इसको, तो आवेश Q इक्वल टू क्या होगा, ठीक। तो आपको याद रखना है कि ये किस में होता है, कूलाम, आवेश की इकाई क्या है, SI कूलाम, इसकी क्या है, एम्पियर, और समय की क्या है, सेकंड। तो जिसकी जो यूनिट है उसी में रखना है, SI यूनिट, है ना। बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको, हमेशा किस में रखना है, आपको SI यूनिट में ही रखना है। तो यहाँ पे करंट आपको एम्पियर में दी हुई है, समय आपको किस में दिया हुआ है, तो उसको किस में बदलोगे, सेकंड में। तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे, 3600, तो इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1800 कूलम। तो आवेश कितने होंगे वहां पे, 1800 कूलम के आवेश से। आई बात समझ में। अब इसके बाद में देखेंगे, एक होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हेडिंग डालिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी अनुगमन वेग। तो जैसे कि कोई एक ही चालक है, तो इस चालक के अंदर में क्या होता है, ठीक। इस चालक के अंदर क्या होता है, तो जैसे कि कोई एक एटम है, परमाणु है ये, इस परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, बराबर होती है। और परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। यदि इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक, तो इसमें ऋण आवेश पहले से क्या हो गए, कम हो गए, तो ये क्या बन जाएगा, धन आयन बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव आयन।
तो यदि किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बन जाएगा, वो धन आयन, और यदि कोई ग्रहण करेगा तो क्या बन जाएगा, वो ऋण आयन बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा है कि चालक तार में क्या होते हैं, अत्यधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, ये आते कहाँ से हैं, तो ऊष्मीय ऊर्जा के कारण अपने कक्ष से बाहर निकल जाते हैं। तो यदि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे तो उसके स्थान पर क्या होंगे, बहुत सारे पॉजिटिव आयन होंगे, धन आयन होंगे उसके स्थान पे। तो यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे पॉजिटिव आयन्स होंगे ऐसा, और बहुत सारे क्या होंगे यहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब यदि ये चालक बिना किसी विभवांतर के ऐसे ही कमरे के तापक्रम पे रखा हुआ है, तो कमरे के तापक्रम पे रखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है कमरे के तापक्रम पे उसको क्या मिल रही है, ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा मिलने से इसका वेग बढ़ता है और इससे टकराता है। ठीक है, और टकराने के बाद में इसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, फिर आगे की तरफ बढ़ता है, फिर किसी दूसरे एटम से टकराता है, फिर इसका दिशा परिवर्तित होती है, फिर किसी दूसरी दिशा में चले जाता है। तो ऐसे टकराते हुए ये यहाँ पे क्या करते रहता है, घूमते रहता है। लेकिन इस समय इसका जो औसत वेग है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी वो क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि जिस बिंदु से चला है घूम कर वापस वहीं आ गया। बस में आ गई। तो ये कब होता है, कमरे के तापक्रम पे। तो कमरे के तापक्रम पे इसकी एक कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। लेकिन जब इस चालक को हम क्या करते हैं, यहाँ पे विभवांतर देते हैं। विभवांतर दे रहे हो मतलब क्या दे रहे हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो, विद्युत क्षेत्र दे रहे हो, उसको ईएमएफ दे रहे हो आप इसको। तो इसको आप क्या दे रहे हो, यहाँ पे विभवांतर दे रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो। ठीक, यानी आप इसको वोल्टेज दे रहे हो। तो जब इसको विभवांतर दोगे तो इस चालक की पूरी लंबाई पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र फैल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, धनात्मक से ऋणात्मक। तो विद्युत क्षेत्र जो है इस चालक के पूरे भाग में वितरित हो जाएगा, फैल जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्ट पर यूनिट लेंथ, यानी कि वोल्टेज प्रति इकाई लंबाई। इसको हम मापते हैं किसमें, वोल्ट प्रति मीटर में इसको मापते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, जो क्या बताता है कि प्रति इकाई लंबाई पर कितनी वोल्टेज है, चालक तार के प्रति इकाई लंबाई पर कितनी वोल्टेज है, वो कौन बताता है हमको, विद्युत क्षेत्र। तो इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट प्रति इकाई लंबाई, वोल्ट पर यूनिट लेंथ इसको बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या फैल गया इसकी पूरी लंबाई पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, उनका वेग बढ़ता है। जैसे ही वो वेग वेग उनका बढ़ता है और आगे की तरफ गति करते हैं, वो किससे टकरा जाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आयन से। फिर इससे टकराने के बाद इनकी दिशा परिवर्तित होती है, इससे टकराते हैं। तो ऐसे टकरा टकरा करके क्या होते हैं, ये आगे की ओर बढ़ते हैं, तो सीधी दिशा में नहीं जाते हैं, ऐसे टकरा टकरा के आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे हमने कल पढ़ा था कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कौन निकलता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं और मेटल के अंदर, चालक के अंदर टकरा टकरा के क्या होता है, ये आगे बढ़ते हैं। और ये सबसे धनात्मक है, तो धनात्मक क्या करेगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आकर्षित कर लेगा। तो इस प्रकार से कंडक्टर के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित हो रहे हैं, जो फ्लो हो रहे हैं, उनके फ्लो की एवरेज वैल्यू, ठीक है, तो इनके प्रवाह का जो औसत वेग होता है उसको क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक, समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव के कारण चालक में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उनके फ्लो का क्या लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग लेते हैं, और उस औसत वेग को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक, अनुगमन वेग उसको बोलते हैं। औसत वेग इसलिए लेते हैं क्योंकि हर किसी के टकराने का वेग क्या होगा, अलग होगा, तो इसलिए उसका क्या लेते हैं, औसत वेग वहां पे लेते हैं। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इसको वी डी से शो करते हैं। वी वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे वी का मतलब क्या है, वेलोसिटी, वेग। तो वी डी यानी क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये किस पे डिपेंड यहाँ पे करता है, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये डिपेंड करता है
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितना अप्लाई किया हुआ है, इसका परिमाण कितना है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना है उस पर निर्भर करेगा। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है, चार्ज है, वो कितना है उस पर निर्भर करता है। ठीक, और निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, और निर्भर करता है ये इसके रिलैक्सेशन टाइम पे। ठीक है, तो उसको यहाँ पे टाउ से शो करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसका रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज, सॉरी हिंदी में बोल देते हैं औसत श्रांति काल। यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो औसत श्रांति काल, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है, तो ये होता है कि दो टक्कर इलेक्ट्रॉन की, दो टक्कर, टू कॉलिजन्स के मध्य की का डिस्टेंस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये टकराया, टकराने के बाद में यहाँ टकराया, तो एक टक्कर यहाँ हुई, दूसरी टक्कर हुई, तो दो कॉलिजन का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं, श्रांति काल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की दो टक्कर के मध्य का समय क्या कहलाता है, श्रांति काल। लेकिन हम उसकी कौन सी वैल्यू लेते हैं, औसत, क्योंकि इसकी टक्कर, इसकी टक्कर, हर एक टक्कर का समय क्या हो सकता है, अलग अलग, तो उसकी कौन सी वैल्यू ली जाती है, एवरेज वैल्यू। और जो ये श्रांति काल है इसका जो मान होता है वो बहुत कम होता है, 10⁻⁻14 के लगभग इसकी वैल्यू यहाँ पे होती है। तो जो रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज श्रांति काल है, इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो 10⁻⁻14 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻14 सेकंड इसकी वैल्यू यहाँ पे होती है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ करंट होती है। ठीक, इसको किस में मापते हैं, मीटर प्रति सेकंड में इसको मापा जाता है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यही क्या है, करंट के प्रवाह का वेग है। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है, कितनी कम होती है, तो ये केवल कुछ माइक्रोमीटर, कितनी होती है, कुछ माइक्रोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो यदि बोलेगा किसी चालक में करंट के प्रवाह का वेग कितना होता है, तो वे केवल कुछ माइक्रोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर निर्भर करती है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये स्थिरांक है, ये भी स्थिरांक है, औसत भी स्थिरांक होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है ये किसके अनुक्रमानुपाती होती है, विद्युत क्षेत्र की। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो चालक के क्षेत्रफल या उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है। जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा उतना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। आई बात समझ में। तो करंट के प्रवाह का वेग कितना होता है, करंट के प्रवाह का वेग कितना होता है, केवल कुछ माइक्रोमीटर प्रति सेकंड होता है। करंट के प्रवाह का वेग कितना होता है, केवल कुछ माइक्रोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपके आईटीआई की बुक में अलग दिया हुआ है, वही रटा हुआ है ना, तो वो अलग चीज है, वो करंट के प्रवाह का वेग नहीं। ठीक है, तो करंट के प्रवाह का वेग याद रहेगा, इसमें नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, डायग्राम को नहीं किए हो तो पहले लिख लीजिए। उसमें लिखिए पहले, जब किसी कंडक्टर को, चालक को विभवांतर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, जब किसी कंडक्टर को, चालक को विभवांतर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एटम से टकरा टकरा कर, ऐसे लिखो, तो उसमें विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण, तो उसमें विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन, तो उसमें विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन एटम से टकरा टकरा कर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से
पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होते हैं। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के फ्लो की एवरेज वेलोसिटी, इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का औसत वेग उसका अनुगमन वेग कहलाता है। नेक्स्ट के इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का अनुगमन वेग ही इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का अनुगमन वेग ही धारा के प्रवाह का वेग होता है। धारा के प्रवाह का वेग होता है। धारा के प्रवाह का वेग होता है। ये बहुत कम यह बहुत कम केवल कुछ माइक्रोमीटर प्रति सेकंड होता है। केवल कुछ माइक्रोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट, अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट, यह चालक की लंबाई या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यह चालक की लंबाई या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट के इलेक्ट्रॉन की दो टक्कर टू पॉलीजन्स इलेक्ट्रॉन की दो टक्कर टू पॉलीजन्स के मध्य का समय श्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। इसका मान ये लिखिए, इसका मान कितना होता है? 10⁻⁻14 सेकंड होता है। तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो 10⁻⁻14 सेकंड होता है। ठीक, इसको नोट करिए जल्दी से। हो गया? हो गया ना सबका? अब यहाँ पे जो धारा का प्रवाह है, धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या संबंध है? तो विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
तो यहाँ पे जो धारा होती है ये होती है तो ये संबंध इसमें यहाँ पे है। तो जो कोई चालक है ये, जैसे कोई चालक है ये, ठीक। अब इस चालक में n क्या है, तो n जो है इसके प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक। तो n जो है चालक के प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ई जो है वो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, सबको पता है कितना होता है, पढ़ चुके हो है ना। ए जो है वो क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है, ठीक है, चालक का क्षेत्रफल है। तो चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है ये, और वीडी क्या है, अभी पढ़े हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो इसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग। तो यहाँ पे प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश स्थिर होता है, इसका क्षेत्रफल भी स्थिर है। तो यहाँ पे जो धारा है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, तो इसलिए बोलते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वही क्या है, धारा के प्रवाह का वेग है, ठीक है, जो कितना होता है, केवल कुछ माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसको नोट करिए। तो बोल सकते हो धारा अनुगमन वेग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो धारा जो है वो अनुगमन वेग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, नोट कर लिए। अब इसके बाद में एक होता है वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र के प्रसार का वेग। तो विद्युत क्षेत्र के प्रसार का जो वेग है ये बहुत ज्यादा होता है, और ये किसके बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ठीक। तो जैसे देखते हैं कि कोई एक बल्ब है, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, और इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विभवांतर दे रहे हैं। तो जैसे ही हम इस स्विच को बंद करते हैं तो बल्ब तुरंत ऑन हो जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन दौड़ते हुए इसके अंदर घुस गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर यहाँ से पहुँचने में तो काफ़ी समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसके प्रवाह का वेग क्या है, बहुत कम है। तो फिर ये लैंप क्यों ऑन हो गया, तो ये लैंप इसलिए ऑन हुआ क्योंकि यहाँ पे इस पूरे परिपथ में जो विद्युत क्षेत्र फैल रहा है उसके प्रसार का वेग क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर टकराया है तो इसके पूरे भाग में क्या हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन टकराया। ठीक उसी तरह से समझ सकते हैं कि जैसे जो पिचकारी होती है, ये इस पिचकारी में यहाँ पे पानी भरा हुआ है ऐसे, और यहाँ पे ये पिस्टन है, इस पिस्टन को जब हम दबाते हैं तो यहाँ वाला पानी यहाँ से नहीं गिरता है, जो पानी यहाँ पे होता है वो गिरता है, लेकिन जब इसको दबाते हैं तो दबाव पूरे भाग में एक साथ फैल जाता है,
तो ठीक जब इसको स्विच को बंद करते हैं तो इसके पूरे भाग में यदि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ टकरा रहा है तो पूरे भाग में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन टकरा जाएंगे। तो इसीलिए ये ब्लैंक क्या होता है, वहां पे ऑन हो जाता है। आई बात समझ में? तो विद्युत क्षेत्र के प्रसार का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो उसमें नोट करिए, उसमें लिखिएगा, जब किसी परिपथ को विभवांतर देते हैं तो उस परिपथ के संपूर्ण भाग में उस परिपथ के संपूर्ण भाग में विद्युत सॉरी उस परिपथ के संपूर्ण भाग में विद्युत क्षेत्र प्रकाश के वेग, देखो प्रकाश के वेग 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से फैल जाता है। इसे विद्युत क्षेत्र के प्रसार का वेग कहते हैं। इसे विद्युत क्षेत्र के प्रसार का वेग कहते हैं। ठीक, इसके बाद में हेडिंग डाली है इसमें प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो हेडिंग डाल लो प्रतिरोध। तो प्रतिरोध रेजिस्टेंस होता है, इसको कैपिटल आर से या फिर स्मॉल आर से इसको दर्शाते हैं। तो प्रतिरोध क्या होता है, तो किसी पदार्थ का वह गुण है जो करंट के प्रवाह का क्या करता है, विरोध। तो उसको क्या बोलते हैं, उसका प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध का ये संकेत है, सबको पता है कि ये कैसा प्रतिरोध है, तो ये स्थायी प्रतिरोध है। और यदि इसमें हम एक एरो लगा देंगे तो क्या होगा, ये परिवर्ती प्रतिरोध है। तो ये यहाँ पे स्थायी प्रतिरोध है, यानी फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। और ये परिवर्ती प्रतिरोध है, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं। तो इसको ही रियोस्टेट यहाँ पे बोला जाता है। ठीक, अब जो ये प्रतिरोध है, ठीक है, ये किसी भी परिपथ में क्या कार्य करता है। तो किसी भी परिपथ में प्रतिरोध जो है ये 3 कार्य करेगा। एक तो धारा को सीमित करेगा, यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा क्या होगी, कम हो जाएगी, सीमित हो जाएगी वहां पे। दूसरा, प्रतिरोध क्या करता है, परिपथ में वोल्टेज को ड्रॉप करता है। और प्रतिरोध क्या करता है, परिपथ में शक्ति की हानि करता है, पावर लॉस करता है। और इसके कारण क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक, तो पहले उसमें नोट करिए, प्रतिरोध हेडिंग डाल लो, उसमें लिखिए किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वह धारा के प्रवाह का विरोध करता है, जिससे वह धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसका प्रतिरोध कहलाता है। उसका प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, अब प्रतिरोध जो है इसकी इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई होती है ओम। तो उसमें लिख लो प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। ओम का ये संकेत होता है, ठीक है, ओम का। उसके बाद में लिखिए किसी भी परिपथ में प्रतिरोध
किसी भी परिपथ में प्रतिरोध 3 कार्य करता है। किसी भी परिपथ में प्रतिरोध 3 कार्य करता है। तो पहला कार्य क्या करता है? धारा को सीमित करता है। तो धारा को सीमित करता है तो ओम का नियम पता ही है, धारा बराबर क्या होता है? वोल्टेज बटा प्रतिरोध। प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा क्या होगी? घट जाएगी। दूसरा क्या होता है? वोल्टेज पक्षापात, क्या बोलते हो हिंदी में? वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज को ड्रॉप करता है, ठीक। तो वोल्टेज ड्रॉप V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। यदि धारा नियत है, प्रतिरोध बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? बढ़ जाएगा। दूसरा क्या करता है? ये शक्ति की हानि करता है। तो विद्युत शक्ति की हानि करता है। तो प्रतिरोध जो है विद्युत शक्ति की हानि करेगा। तो विद्युत शक्ति की हानि का क्या सूत्र है? I²R। प्रतिरोध यदि बढ़ेगा तो विद्युत शक्ति की हानि क्या होगी? यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक, जब धारा नियत है, ठीक। तो I²R करता है और इसके कारण ऊष्मा होती है, इसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जैसे हम देखते हैं कि हीटर वगैरह है, हीटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हीटर में हम किसका यूज करते हैं? प्रतिरोध का। तो इस प्रतिरोध के कारण क्या होती है? विद्युत ऊर्जा, ठीक है, नष्ट हो जाती है। किस रूप में नष्ट हो जाती है? वो ऊष्मा के रूप में, ठीक। तो ये 3 कार्य प्रतिरोध करेगा किसी भी परिपथ में यदि वो लगा हुआ है, ठीक, नोट कर लिए। अब यदि प्रतिरोध की गणना करनी है तो प्रतिरोध की गणना हम कैसे करेंगे? तो जैसे चालक का जो प्रतिरोध होता है, कोई एक चालक है ये, तो जैसे कि ये एक चालक है और इस चालक का प्रतिरोध हमको गणना करनी है। तो गणना करने के लिए हमको चाहिए इसका क्षेत्रफल कितना है, ये चाहिए होगा। इसकी लंबाई कितनी है, ये चाहिए होगा। और ये किस पदार्थ का बना हुआ है, ठीक है। तो यदि किसी चालक के प्रतिरोध की गणना चेक करनी है तो क्या चाहिए? उस चालक की लंबाई, उस चालक का क्षेत्रफल और वो चालक किस पदार्थ का बना हुआ है। तो प्रतिरोध का जो सूत्र होता है, प्रतिरोध की गणना करने के लिए इसका जो सूत्र होता है वो होता है R इज इक्वल टू रो L/A। इतना ओम इसका यहाँ पे प्रतिरोध होगा, ठीक। तो ये सूत्र है। तो ये सूत्र हमको क्या बताता है? तो इस सूत्र में क्या है? ये रो, L और A, ये क्या है? तो रो जो है इसको बोलते हैं, यह एक नियतांक है, जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोधकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। और विशिष्ट प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि जो L है, L तो सबको पता है, L क्या है? चालक की लंबाई। तो जो चालक की लंबाई है वो आपको किस में रखनी है? SI इकाई। SI इकाई क्या है? मीटर। A जो है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल।
तो चालक के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की इकाई क्या है, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में ही रखना है। यदि मीटर स्क्वायर नहीं होगा तो उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो इन पर ये निर्भर करता है। इसके अलावा एक और होता है तापक्रम। इसके अलावा किस पर निर्भर करता है, तापक्रम पर। आगे देखेंगे तापक्रम का क्या प्रभाव होता है। तो यदि बोलेगा कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध चार चीजों पर निर्भर करेगा। प्रतिरोधकता पर निर्भर करेगा, चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा और तापक्रम पर निर्भर करेगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रतिरोध है ये प्रतिरोधकता के क्या है, अनुक्रमानुपाती, लंबाई की क्या है, अनुक्रमानुपाती, और क्षेत्रफल के साथ में क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो यदि प्रतिरोधकता बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोधकता घटती है तो प्रतिरोध घटता है। लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा। लंबाई को दुगना कर दोगे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। लंबाई को आधा कर दोगे तो प्रतिरोध क्या होगा, आधा हो जाएगा। यहाँ पे व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम यानी उल्टा काम करेगा। यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध, क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध। ठीक है, तो यदि बोलता है कि चालक का जो क्षेत्रफल है उसको आधा कर देंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, तो जैसे कि ये एक चालक है ये, ठीक, इसके क्षेत्रफल को आधा करोगे तो चालक क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो ज्यादा होगा, इसका जो प्रतिरोध होगा वो कम होगा। ठीक, तो जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है, मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तो जितना पतला तार होगा उसका प्रतिरोध उतना, जितना लंबा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा। ठीक है, पतले और लंबे तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा, मोटे और छोटे तार का प्रतिरोध कम होगा। ठीक, तो इतना समझ में आया। लेकिन यहां पे यदि आपको क्षेत्रफल नहीं दिया है और बोल दिया कि चालक के व्यास को या चालक की त्रिज्या को क्या कर रहे हैं, हम आधा कर रहे हैं, या चालक के व्यास को या उसकी त्रिज्या को दुगुना कर रहे हैं, 3 गुना कर रहे हैं, तो उसके प्रतिरोध में कितना परिवर्तन आएगा। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि चालक जो है उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कैसा होता है। तो चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसा होता है, ये वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो पता है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वृत्ताकार होता है। तो जब ये वृत्ताकार है तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो आपको याद रखना पड़ेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, या फिर इसको व्यास के पद में लेंगे, व्यास के पद में, तो व्यास के लिए त्रिज्या है तो त्रिज्या को व्यास में क्या लिखोगे, d/2 लिखोगे। ठीक है, तो इसको लिखोगे पाई डी बाई क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये सिर्फ समझने के लिए। अब चाहे वो बोले त्रिज्या को आधा कर रहे हैं या व्यास को आधा कर रहे हैं, एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो मतलब क्या है वहां पे, एक ही है। यदि व्यास को आधा करेगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। व्यास को दुगना करेगा तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ठीक, तो इसीलिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि व्यास को दुगना करेगा तो त्रिज्या दुगनी, व्यास को आधा करेगा तो त्रिज्या भी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो यदि बोलता है कि किसी चालक की त्रिज्या को आधा कर देते हैं, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध कितना परिवर्तित होगा। तो त्रिज्या को आधा करते हैं तो हमको इसको आधा नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। त्रिज्या को आधा करने पे हमको ये देखना है कि एरिया में कितना परिवर्तन आएगा। ठीक है ना, तो यदि बोलता है कि चालक की त्रिज्या को आधा करने पर या व्यास को आधा करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, ऐसे पूछेगा। तो सबसे पहले देखना है कि जो प्रतिरोध है वो, ठीक है, 1 अपॉन क्या है यहाँ पे, एरिया है ये,
तो एरिया में क्या परिवर्तन आएगा, सबसे पहले वो निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा। तो ये पहले का क्षेत्रफल है, तो इसको ए मान लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। ये एक समीकरण हो गया। ठीक, यदि हम त्रिज्या को आधा करेंगे तो क्या लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये नया क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो पहले के क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, तो क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो अब उसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, तो उसका जो नया प्रतिरोध होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसका जो पुराना प्रतिरोध है और गुणित क्या होगा, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन किया गया। बस में तो क्षेत्रफल को कितना कर दियो, 1/4 कर दियो, तो क्या करोगे, 1/4, तो 1/1/4, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, पुराने प्रतिरोध का 4 गुना हो जाएगा। आई बस में। तो हमने क्या निकाला, तो यदि बोला त्रिज्या को आधा करेंगे तो हमने क्या निकाला, पहले की उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। त्रिज्या को आधा करने पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/4। तो यदि इसको 4 से भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखे कि नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, पुराने वाला प्रतिरोध बटा क्या हो जाएगा, एरिया। तो पुराना प्रतिरोध बटा क्या लिखेंगे, एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा उसका, 1/4 हो रहा है, तो 1/4 हो रहा है तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। आई बस में। इसी तरह से नोट कर लिए। इसी तरह से यदि बोलेगा कि चालक की त्रिज्या को दुगना कर देंगे, दुगना करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो फिर से हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, कि उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो ये पहले वाला क्षेत्रफल है, अब उसका नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई 2r हो जाएगा। ठीक, तो इसको क्या लिखोगे, पाई 4r, तो पाई आर स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है। तो नया क्षेत्रफल क्या होगा, पहले क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाएगा। तो यदि हम 4 गुना बोल रहे हैं तो क्षेत्रफल 4 गुना करोगे तो यहाँ 4 लिखोगे ना, तो 4 लिखोगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इसी को हम इस सूत्र से निकाल लेंगे कि नया प्रतिरोध बराबर पुराना प्रतिरोध गुणित 1/, क्षेत्रफल में परिवर्तन। ठीक, तो हम लिखेंगे पुराना प्रतिरोध और क्षेत्रफल जो परिवर्तित हुआ है वो एक है ना, 4 गुना हो गया पहले से। तो अब क्या हो जाएगा ये, तो नया प्रतिरोध जो होगा वो पुराने प्रतिरोध का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आते हैं और बनाते समय यहीं पे सब गड़बड़ करते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, है ना। एरिया पूछा है कि उसमें त्रिज्या पूछा है। क्षेत्रफल है तो डायरेक्ट करना है। यदि बोला क्षेत्रफल को आधा कर रहे हैं तो a/2, क्षेत्रफल को दुगना कर रहे हैं तो 2a लिखोगे, है ना। तो क्षेत्रफल पूछा है तो डायरेक्ट करना है, और क्षेत्रफल नहीं है, त्रिज्या या व्यास हो, तो पहले क्या निकालना है, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, उसके बाद फिर उसको हल करना। हो गया, नोट कर लिए। अब इसके बाद में देखेंगे कि जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता को कैसे परिभाषित करेंगे।
तो ये प्रतिरोधकता का संकेत है यहाँ पे। ठीक, तो हमने पढ़ा R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है। तो प्रतिरोधकता को हम कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध गुणित क्षेत्रफल बटा लंबाई हो जाएगा। ठीक, तो इसकी इकाई क्या होती है, ओम। इसकी क्या होती है, और बटा हो जाएगा मीटर। तो 1 मीटर कट जाएगा, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी यहाँ पे, ओम मीटर। तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ओम मीटर। तो ये इसकी यहाँ पे इकाई होती है, तो इसकी इकाई याद रखना है, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, अब सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होगी। अच्छा, प्रतिरोधकता को कैसे परिभाषित करेंगे, इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता निकालनी है तो उस पदार्थ का क्या लेंगे हम यहाँ पे, घन मीटर लेंगे। घन मीटर मतलब क्या होता है, इसके सभी भुजाओं की लंबाई कितनी है, 1 मीटर है, तो उसका बोलेंगे ये एक घन मीटर है। और ये जो घन मीटर है, इसके सम्मुख फलक, ये वाला फलक हो गया, ये वाला फलक हो गया, इन दोनों के मध्य का जो प्रतिरोध होता है वो किसके बराबर होता है, प्रतिरोधकता के बराबर होता है। ठीक है, तो समझ में आया। तो किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता कैसे निकाल सकते हैं कि उस पदार्थ का लेंगे, मीटर क्यूब लेंगे। ठीक है, तो मीटर क्यूब को क्या बोलते हैं, मीटर घन बोलते हो। और मीटर घन लेकर के उसके सम्मुख फलक के मध्य के प्रतिरोध को मापेंगे, तो वो किसके बराबर होगा, उस पदार्थ की प्रतिरोधकता के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया। क्योंकि इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर। इसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर 1 1 दोनों कट जाएगा, 1 1, तो कितना आएगा, रो इज इक्वल टू आर आ जाएगा। ठीक, अब सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होती है, तो सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होती है, सिल्वर की। सिल्वर यानी चांदी। तो सिल्वर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, 1.64 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। उसके बाद में कॉपर की होती है, कॉपर की 1.72 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। गोल्ड की होती है, तो गोल्ड की 2.44 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। और एल्यूमिनियम की होती है, तो एल्यूमिनियम की 2.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। तो सभी ओम मीटर यानी क्या, प्रतिरोधकता है ये। और सभी की घातांक क्या है, 10 की घात -8 है। तो सबसे कम किसकी होती है, सिल्वर की, और फिर बढ़ते जा रही है ये। ठीक, तो सिल्वर जो है सबसे अच्छा कंडक्टर होता है विद्युत का, इसलिए उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, सबसे कम होती है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो प्रतिरोध, क्षेत्रफल और लंबाई दिख रहा है ये, तो ये गलत दिख रहा है। प्रतिरोधकता जो है चालक के क्षेत्रफल या लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, वो किस पर निर्भर करती है, उस पदार्थ के आंतरिक संगठन पर, आंतरिक बनावट पे, कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। जितने ज्यादा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होंगे प्रतिरोधकता उतनी कम हो जाएगी। सही बात समझे। तो याद रखना है कि प्रतिरोधकता एक नियतांक है, यह पदार्थ के आंतरिक संगठन पर निर्भर करती है। चालक की लंबाई या क्षेत्रफल पर प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती है। ठीक, तो चालक की लंबाई, क्षेत्रफल पर प्रतिरोधकता जो है वो निर्भर नहीं करती है। तो इसको नोट कर लो, आज इतना ही देखते हैं, है ना, बाकी जो है फिर उसको नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे।